एवरीवन, दिस इज अमित फ्रॉम आईआईटी पटना एकलव्य बैच। मैं आपका स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 41 क्लास 12 2025 को टारगेट करेगा और आज के इस लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक टॉपिक है आइसोमेरिज्म को देखेंगे। गलती हो एवरीवन, दिस इज अमित फ्रॉम आईआईटी पटना। आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर एकलव्य बैच लेक्चर नंबर 41। होप सो आप इसके पहले के जितने भी 40 लेक्चर्स हैं आप उसको कंप्लीट कर लिए होंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर आइसोमेरिज्म कैसे एग्जिबिट करता है और आइसोमेरिज्म की हम पहचान कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब चूंकि यहाँ पर पहले आपको मैं आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन बता दूं। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट होता है आइसोमेरिज्म, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी इसको बताया जाता है। आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और फॉर्मूला के स्ट्रक्चर के आधार पर जब अलग अलग भागों में बांटते हैं तो उसके आधार पर इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हो जाता है। तो आइसोमेरिज्म में आइसो का मतलब होता है सेम और मेरिज्म का मतलब होता है फॉर्मूला। तो सेम फॉर्मूला हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, बट उसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो, उसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आइसोमेरिज्म को दो भागों में बांटा गया। सबसे पहले आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है एंड उसके बाद आएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, या इसको स्टीरियो केमिस्ट्री भी कहते हैं। अब यहां पर मतलब कि ये जो लेक्चर नंबर 41 है इसमें केवल और केवल हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में आपको बताएंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को अलग से बताया जाएगा। ठीक, हमें केवल ये बताना है और बिहार बोर्ड में ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से ही सवाल पूछेगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, उसके बाद होता है आयोनाइजेशन, फिर होता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म एंड लास्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब ये चार प्रकार के आइसोमेरिज्म हमें क्लास 12 में पढ़ना होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेईई नीट बोर्ड सबके लिए एक ही जैसा होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसीलिए अगर आप बोर्ड के अलावा अभी आप जेईई और नीट की भी तैयारी कर रहे हो देन आप ये देख सकते हो, क्योंकि सबके लिए एक ही बात होता है। इसमें आकर के प्रॉब्लम होता है स्टूडियो, इसीलिए मैं इसके लिए एक अलग लेक्चर लाया हूं और इसके लिए एक अलग लेक्चर लाया जाएगा। स्टूडियो केमिस्ट्री में दो भागों में इसको बांटा गया है। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और उसके बाद होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सीस और ट्रांस की बात होती है एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में तो ढेर सारा कंडीशन होता है। इसीलिए ये बिल्कुल अलग सेक्टर है और ये बिल्कुल अलग सेक्टर है। तो इस वीडियो में आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में देखना है। आप फिर से ध्यान से समझ लीजिए, चार प्रकार का होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म एंड फोर्थ इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब इसका डिफिनेशन देखिए। इसमें क्या होता है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट इसका आयंस डिफरेंट होगा। मतलब कि वैसे आइसोमेरिज्म जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आणविक सूत्र एक जैसा हो, लेकिन जब उनके एक्वस सॉल्यूशन करने का मतलब होता है जलीय घोल में उनको घोला जाता है तब उनके आयन अलग अलग आते हैं, तब उस प्रकार के आइसोमेरिज्म को आयोनाइजेशन आइसोमर कहते हैं। अब आइसोमर अलग चीज है, आइसोमेरिज्म अलग चीज है। आइसोमर का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट और इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो यहां से आप देखिए, एक कंपाउंड है मेरे पास CONH3 और SO4 एंड अगला कंपाउंड है CONH3 SO4 अब आयोनाइजेशन है तो इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा। ऐसे आइसोमर है तो ऑब्वियस सी बात है सेम ही रहेगा, बट आयंस डिफरेंट होगा अपने एक्वस सॉल्यूशन में। इसका कलर होता है रेड वायोलेट और इसका कलर होता है रेड। अब जैसे ही हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा यहां से CONH3 और चूंकि ये SO4 है सल्फेट पर होता है माइनस चार्ज, -2 चार्ज, तो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स स्फीयर पर आ जाएगा +2 चार्ज और यहाँ पर SO4 पर माइनस। आपको बता दें कि अगर मान लेते हैं कि कहीं पे ऐसे लिखा गया हो K4FeCN6, इस प्रकार का अगर कोई कंपाउंड लिखा गया है तो आप इसको ऐसे तोड़ते हैं
जो पहले होता है उसको पॉजिटिव देते हैं, जो बाद में होता है उसको निगेटिव देते हैं। तो ये वाला यहाँ पर और यहाँ पर जो भी लिखा रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर जो भी आएगा सब निगेटिव में, और यहाँ का यहाँ जो भी जाएगा वो सब पॉजिटिव में। तो यहाँ पर 1 है तो पोटेशियम पर चार्ज जाएगा 1, और चूंकि पहले से भी आप जानते हैं कि पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, और यहाँ का जो 4 है यहाँ पे चला जाएगा, वो भी माइनस में चला जाएगा। तो Fe हो गया, Cl6 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 4-। अब चूंकि यहाँ पर ये जो K है इसको कहा जाता है काउंटर आयन, Fe को कहा जाता है सेंट्रल मेटल एटम, और यहाँ पर जो भी रहेगा इसको कहा जाएगा लिगेंड, और ये जो 6 है इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स स्फीयर। सबको एक साथ कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। तो चूंकि अगर आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा, अदरवाइज आइसोमेरिज्म कहां से समझ में आएगा। तो इसीलिए आइसोमेरिज्म में आयोनाइजेशन आएगा तो आप देखिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उसके बाद इसको तोड़ करके देखिए, अगर अलग अलग आयन मिलेगा तो समझिए कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा। तो यहाँ पर आयन की आप पहचान कीजिए। अब चलिए इसको तोड़ते हैं। जैसे इसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो चूंकि Br पर माइनस चार्ज होता है, तो इसीलिए ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स स्फीयर पर +1 चार्ज आ जाएगा, NH3 का होल 5 SO4, और इस पे आ जाएगा +1 चार्ज, और Br पे आता है -1 चार्ज। तो अगर ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तब इसको कहा जाता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर मान लेते हैं कि ऐसे है और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर उस पर निगेटिव चार्ज आएगा तब उसको कहा जाता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ देखिए आयंस, यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पे -2 चार्ज है। उसके बाद इस आयन को देखिए, क्योंकि यहाँ के आयंस और यहाँ के आयंस दोनों डिफरेंट आयंस हैं, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। तो आयंस डिफरेंट होने की वजह से इस प्रकार के आइसोमेरिज्म को आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ठीक, एक और एग्जांपल देखिए। अब इसको ब्रेक कीजिएगा, तो चूंकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे +2 चला जाएगा, ये हो जाएगा Pt NH3 होल 4 Cl2, और यहाँ पर हो जाएगा +2, और Br पर आएगा -1, लेकिन इसमें 2 से गुना कर देंगे। अब इसको तोड़ करके देखिए, Pt NH3 का होल 4 Br2, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, और Cl पे +2 आ जाएगा, और Cl पे -1 आएगा, लेकिन इसमें 2 से गुना कर देंगे। अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल दोनों का सेम है, लेकिन इसका आयन और इसका आयन दोनों अलग अलग आयन है। देखिए इसका जो कॉम्प्लेक्स आयन है और इसका कॉम्प्लेक्स आयन, और यहाँ पे मिला है ब्रोमाइड और यहाँ पे मिला है क्लोराइड, दोनों डिफरेंट आयन है, इसलिए ये दोनों भी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। ठीक, नेक्स्ट, अब इसको भी आप तोड़ करके देख सकते हैं। इसको तोड़िए, देखिए CO NH3 होल 4 NO3 होल ट्वाइस, और चूंकि सल्फेट आयन है और इसकी संख्या 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा +2 चार्ज, और इस पर हो जाएगा -2 चार्ज। एंड इसको तोड़िए, CO NH3 होल 4 SO4। अब NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट आयन, और इस पर चार्ज होता है -1, लेकिन इसकी संख्या 2 है तो यहाँ पर जाएगा +2, और नाइट्रेट पर होता है चार्ज -1, लेकिन इसकी संख्या 2 है, इसमें 2 से गुना कर देंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, बट इसका आयंस और इसके आयंस दोनों अलग अलग है, इसीलिए इस प्रकार के आइसोमेरिज्म को आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस डिफिनेशन इसका बहुत आसान है। जब कॉम्प्लेक्स आयन में H2O की संख्या में अंतर हो, कॉम्प्लेक्स आयन कहने का मतलब होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट, जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर H2O के संख्या में अंतर, कहीं पे आपको H2O की संख्या 2 मिल जाएगा, कहीं पे 3 मिल जाएगा, कहीं पे 4 मिल जाएगा, तो समझे कि अगर कहीं पर H2O कहने का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर में डिफरेंस अगर आने लगेगा तो उस प्रकार को हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोल दीजिए। ठीक, अब एक कंपाउंड है CrH2O होल 6 और यहाँ पर Cl3 है। अब इसको हमने 3 भागों में बांटा, मतलब इससे हम 3 प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं। एक बार स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पूरा का पूरा मतलब कि 6 H2O का मॉलिक्यूल रख देंगे, एंड एक बार 5 H2O का मॉलिक्यूल रखेंगे, एंड एक बार 4 H2O का मॉलिक्यूल रखेंगे। यहाँ पर Cl3 है तो यहाँ पे Cl को अंदर करके Cl2 कर लिए, यहाँ से फिर 2 Cl को अंदर कर लिए और यहाँ से 2 H2O को बाहर कर लिए।
अब तीनों का तीनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इस कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर देखिए जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको कॉम्प्लेक्स स्फीयर कहा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर एक में H2O की संख्या 6 है, तो एक में 5 है, तो एक में 4 है। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की संख्या में डिफरेंस आ रहा है, जिसके वजह से इस प्रकार के आइसोमेरिज्म को हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहा जाता है। और इसका कलर होता है वायोलेट, इसका कलर होगा ग्रीन एंड इसका कलर होता है डार्क ग्रीन। तो होप आपको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म समझ में आया होगा। नेक्स्ट, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब इसका डिफिनेशन देखिए क्या होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म का। इस प्रकार के आइसोमेरिज्म में एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं, मतलब कि देखिए जहां कहीं पर भी एम्बीडेंटेड लिगेंड आ जाएगा उस प्रकार के आइसोमेरिज्म को लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब पहले आपको समझना होगा कि एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में अभी आपको समझना होगा। देखिए एम्बीडेंटेड लिगेंड के पास दो डोनर एटम होते हैं, दो डोनर एटम होते हैं, लेकिन कोई एक ही एटम लोन पेयर डोनेट करे तब उसे एम्बीडेंटेड लिगेंड कहा जाता है। बहुत ही आसान डिफिनेशन है। देखिए इसके पास डोनर एटम दो होना चाहिए, मतलब कि दो एटम होगा और दोनों का दोनों डोनर होगा, बट देगा कोई एक और, दोनों में से दोनों नहीं देगा, दोनों में से कोई एक ही अपना लोन पेयर को डोनेट करेगा। अब जो लिगेंड है तो लोन पेयर को डोनेट करेगा ही, तो उस प्रकार के लिगेंड को एम्बीडेंटेड लिगेंड कहा जाता है। एग्जांपल देखिएगा Cn- और Nc-। अब Cn- है तो जब नाइट्रोजन लिगेंड को देता है तब इसको साइनो कहते हैं, साइनो या इसको साइनाइडो भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको साइनाइडो भी कहा जा सकता है। और इसमें जो डोनर एटम होता है वो डोनर एटम होता है नाइट्रोजन, और जब Nc- लिखते हैं तब इसको कहते हैं आइसोसाइनो। अब आइसोसाइनो या इसको आइसोसाइनाइडो भी कह सकते हैं। अब आइसोसाइनाइडो के केस में जो डोनर एटम होता है वो होता है कार्बन। अब डोनर का स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, तो Cn- में डोनर एटम नाइट्रोजन होता है और Nc- में डोनर एटम कार्बन होता है। लेकिन देखिए यहां पर और यहां पर दोनों डोनर एटम है। डोनर एटम कहने का मतलब कि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट देता कौन है नाइट्रोजन, इसलिए इसका नाम है साइनो। और इसमें कौन दे रहा है कार्बन, इसलिए इसका क्या नाम है आइसोसाइनो। तो इस प्रकार के लिगेंड को एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं, ठीक। तो जहां कहीं पर भी एम्बीडेंटेड लिगेंड आ जाएगा समझिए कि वो लिंकेज आइसोमेरिज्म को शो करेगा। यहाँ पे एग्जांपल में हम फिर से देखेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखिए यहां पर NO2 है, तो NO2 को बोलते हैं नाइट्रो। अभी जो NO2 है इसमें डोनर एटम होता है नाइट्रोजन, लेकिन जैसे हम लिखते हैं ONO, तो ONO इसमें भी चार्ज होता है -1 ही, ठीक है, यहाँ पे चार्ज -1 ही रहेगा। लेकिन इसमें जो ONO में इसमें जो डोनर एटम होता है वो ऑक्सीजन और इसमें डोनर एटम नाइट्रोजन हो जाता है। अब दोनों पे चार्ज कितना होता है -1 ही चार्ज होता है, तो इसीलिए NO2 और यहाँ पर जो ONO है एक दूसरे का एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा, तो यहाँ पे लिंकेज आइसोमेरिज्म शो होगा, ठीक है। दोनों एग्जांपल है, इसमें आयंस में तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एम्बीडेंटेड लिगेंड उपस्थित होते हैं वे लिंकेज आइसोमेरिज्म को प्रदर्शित करते हैं, ये तो बात बताया ही है, एग्जांपल हो गया। एंड लास्ट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखिए जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का दोनों आयंस कॉम्प्लेक्स हो तो समझिए कि वहां पे कॉम्प्लेक्स आइसोमेरिज्म आ जाएगा। डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, जब कैटायनिक और एनायनिक दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स हो तब वहां कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है। कैटायनिक पार्ट एनायनिक पार्ट दोनों का दोनों कॉम्प्लेक्स हो गया तो एकदम 100% कंफर्म है कि वहां पर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आएगा, क्योंकि इसमें दोनों आयंस के बीच में लिगेंड का इंटरचेंजिंग हो जाता है। अब कैसे होता है सो देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला हिस्सा और ये निगेटिव वाला हिस्सा है, ये भी कॉम्प्लेक्स और ये भी कॉम्प्लेक्स है। एकदम आंख बंद करके आप टिक करके आइए, अगर कहीं पर भी दोनों का दोनों कॉम्प्लेक्स हो तो पक्का कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को शो करेगा। अब इसको क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा यही करेंगे, इसको हम आयंस में ब्रेक करेंगे।
तो यहाँ पर हो जाएगा Zn NH3 होल 4 और इस पे आ जाएगा +1 चार्ज और जाएगा ZnCl4 और इस पे आ जाएगा -1 चार्ज। एंड अगर इसको तोड़ेंगे तो इस पे आएगा +1 चार्ज, इस पे आएगा -1 चार्ज। और चूंकि इसका कैटायनिक पार्ट एनायनिक पार्ट दोनों का दोनों पॉजिटिव है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म को शो करेगा। एंड दिस इज द एंड ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।